अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना सर? कंफर्म करोगे एक बार? हाँ सर। ओके सर। ओके, अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम लोग आज डेरिवेटिव करेंगे बिकॉज लास्ट कुछ क्लास में मैंने टेक्निकल थोड़ा मतलब बेसिकली टेक्निकल अपने हिसाब से ही हुआ है बट डेरिवेटिव क्लास थोड़ा कम हुआ है। आप लोगों को पता है कि क्यों हुआ है। तो आज भी मैं डेरिवेटिव को ही कंटिन्यू करूंगा, मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस को, मैंने बेसिकली अभी ऑप्शन चल रहा है तो ऑप्शन को ही मुझे आज कंटिन्यू करना है। तो ऑप्शन के अंदर हम लोग ग्रीक के अंदर है और ग्रीक में जो मेन चार ग्रीक है उस पे मेन फोकस है अभी, इसमें डेल्टा गामा थीटा। ओके, तो डेल्टा गामा थीटा और अभी धीरे धीरे हम लोग भेगा की तरफ बढ़ रहे हैं है ना। धीरे धीरे हम लोग भेगा की तरफ बढ़ रहे हैं। डेल्टा का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो चुका है, कॉन्सेप्ट हुआ है, अभी भी एप्लीकेशन एरिया तो और आगे चर्चा करना है बिकॉज अभी भी हम लोग एडवांस लेवल ऑप्शंस भी नहीं आए। एडवांस लेवल ऑप्शंस क्या है सर? एडवांस ऑप्शंस माने ऑप्शन स्ट्रेटेजी, ठीक है, जिसपे आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी सिखाया जाएगा कि एज ए ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडर किस तरह से अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और अपना जो इन्वेस्ट मतलब बेसिकली ऑप्शन में जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है उसको किस तरह से वो हेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। प्रॉफिट भी होगा, पैसा भी कम डूबेगा, लॉस भी कम होगा। इसका बहुत सारा उपाय है। ये जब मैं आपको सिखाऊंगा तब मैं ग्रीक का एप्लीकेशंस के ऊपर और ज्यादा बात करूंगा। बट फिलहाल मैं ग्रीक है क्या और ग्रीक रिलेटेड कॉन्सेप्ट में क्या क्या और भी स्पेशल पार्ट आ जाता है। जैसे ये स्टडी का अगर मुझे सैटरडे वाला क्लास याद आ रहा है, उसमें आप लोग देखा कि मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा था ग्रीक के ऊपर बट बीच में स्टैंडर्ड डेविएशन स्टक हो गया है ना सर। मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा था ऑप्शन ग्रीक के बारे में बट बीच में एक क्वांटिटेटिव टेक्निक आ गया सर। और वो क्वांटिटेटिव टेक्निक क्या था? क्वांटिटेटिव टेक्निक था स्टैंडर्ड डेविएशंस के ऊपर, यानी बेसिकली मार्केट वोलेटिलिटी के ऊपर चर्चा होती है। नॉर्मली आम लोग समझते हैं कि वोलेटिलिटी का मतलब है मार्केट का डेली फ्लक्चुएशंस, बट डेली फ्लक्चुएशंस इज नॉट जस्ट अ वोलेटिलिटी, वो तो एक वोलेटिलिटी का क्या बोले सर, मैंने हम लोग वोलेटिलिटी के ऊपर बेस करके मार्केट को फ्लक्चुएट होते हुए देखते हैं, ठीक है। बट उस फ्लक्चुएशंस के पीछे मैथ्स क्या है ना, फ्लक्चुएशंस के पीछे का मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव टेक्निक क्या है, दैट इज ऑल अबाउट द मार्केट वोलेटिलिटी, है ना। और उसमें वोलेटिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका होता है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशंस। याद है सबको? सुमित মনে আছে তো? তাহলে এটাও ভুলে গেছি ডেভিয়েশন। না না, ডেভিয়েশন মনে আছে হামেশা, মানে ये तो টোটাল। ये तो गंभीर হয়ে গেছিস কেন? সিরিয়াসলি পড়াশোনা না, করিস না? এত সিরিয়াসলি সিরিয়াসলি পড়াশোনা, পড়াশোনা, আরে এত সিরিয়াসলি সিরিয়াস। হয়ে গেছি বলেই এত গম্ভীর হয়ে গেছি। আরে বাবারে, আমার তো ভয় লাগছে তোর গালার আওয়াজ। একটু 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 চিল কর, বাপরে বাপ, এত গম্ভীর হয়ে গেলে কিছু মাথায় ঢুকবে না। না না, প্রথমবার ফেল করে গেছি, আমার টেনশন লেগে গেছে, আচ্ছা এবারে আচ্ছা, 75 টেনশন। আমাকে পেতেই হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা গুড, এটা একটা ভালো একটা ইয়ে। তা তোর যা গলার আওয়াজ শুনে আমাকে ভয় লাগছে। যাই হোক, ছাড়। অপশন চেন, এক সেকেন্ড, ম্যাথ আছে। হ্যাঁ বল, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনসটা কি আচ্ছা বলছিলি একটু আচ্ছা বুঝিয়ে দে। আচ্ছা, বলছি যে রোটা রোটা কি মানে একই জিনিস নাকি ভেগার মতনই? ওটা একটু আলাদা, ওটা পরে বলবো। আচ্ছা। একটু আলাদা, সব কনফিউশন একসাথে করবো। রিলেটেড আছে ওটা। কি হ্যাঁ জিজ্ঞাসা বল। করছিলে? স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, না না, এইচডি? ওটা হচ্ছে প্রিমিয়ামের সঙ্গে রিলেটেড আছে দেখছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি পরে বলবো। কি সব জিজ্ঞাসা আসবে। করছিলে? এইচডি, এইচডি। এসডি জিজ্ঞাসা করছি। এইচডি হচ্ছে তোমার ওই টোটাল, মানে কতগুলো বছরে কি রিটার্ন দিয়েছে ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ ইয়ার, মানে টোটাল মানে যেটা হয় নর্মালি। তাহলে এসডি পেয়ে যাবো। হ্যাঁ, তাহলেই তো এইচডি পেয়ে যাবো। মানে আচ্ছা, তোমার মিন, ওটা এভারেজ মিন তো হয়ে যাবে ওটা। অ্যাভারেজ পাবো, ওটা তো অ্যাভারেজ পাবো, ওটা তো মিন হয়, এসডি থোড়ি ওটা হবে। অ্যাভারেজ হয়। তাহলে দেখেছিস পড়াশোনা করছিস না, পড়িস। এসডির ফর্মুলা ভুলে গেলি বল? এসডির ফর্মুলা লাস্ট দিন শিখিয়েছিলাম।
যত সুন্দর শিখিয়েছে। যেটা বেরাবে তার মানে রুট করে দিলে এইচডি বেরায়। हाँ ठीक है सर, एकदम बेसिक स्टैटिस्टिक्स एकदम बेसिक स्टैटिस्टिक्स था। मैं लास्ट दिन इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में ही बोला था सर, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक दो बैट्समैन को लेके हुआ था, है ना, दो बैट्समैन था, बेसबॉल बेसबॉल का बैट्समैन था, और उसमें दोनों बैट्समैन ने रन बनाया। आप इसको रन को स्टॉक मार्केट का प्राइस समझ सकते हो सर, रन को आप स्टॉक मार्केट में प्राइस समझ सकते हो किसी पर्टिकुलर स्टॉक का, उसी हिसाब से इसको डिजाइन किया गया था। और फिर आपके सामने दोनों कॉन्सेप्ट में डेविएशंस को डेवलप किया गया था कि किस तरह से डेविएशंस कैलकुलेशन होता है। ये आपका वेरिएंस आ जाता है। मैं और फिर से रिपीट नहीं करूंगा, अगर बाई चांस किसी ने ये वाला क्लास मिस किया है तो उनको बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप एक बार थॉरली सुन लीजिए, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला भी पता लग जाएगा। और আরে যেটা বললাম ওটাই তো হয়েছে। ওই তুই তো অ্যাভারেজ বললি, আমি তোকে এসডি জিজ্ঞেস করেছি। এবার কি হয়েছে, এখানে স্কোয়ার রুট হয়েছে, প্রত্যেকটা স্কোয়ার হয়েছে, অ্যাডিশন হয়েছে, তারপরে ডিভাইড হচ্ছে, ভেরিয়েন্স বের করে। ও আচ্ছা, মানে স্কোয়ার রুটটা আমি ভুলে গেছি। ঠিক আছে? প্রথমে স্কোয়ার করা হয়েছে, তারপর ডিভাইডেড বাই, প্রত্যেকটাকে অ্যাডিশন করা হয়েছে, সাম অফ দি স্কোয়ারস অফ ডেভিয়েশন ডিভাইডেড বাই দি টোটাল নাম্বার অফ অবজারভেশন। ঠিক আছে, এখানে ভেরিয়েন্স পাবে, তারপর তুই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনস পাবে, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনস যেটা ভেরিয়েন্স বেরোবে, ঠিক আছে, সেটা স্কোয়ার রুট করতে হবে। এগুলো না আমার করা আছে প্রায়, ওই জন্য আমার একটু অসুবিধা কম হয়। এগুলো আমি জানি। লাস্ট ওয়ান সাইডে করেছি অনেক। এই যারা পরীক্ষায় ম্যাথস তখন যারা ম্যাথ স্ট্যাটস করেছে, ঠিক আছে, এমনকি বিকমেও যারা পড়াশোনা করেছে তারাও জানে এই জিনিসগুলো পড়ানো হয়। এই যে তোদের যখন পড়ানো হয় বিকম লেভেলে বা সিএ লেভেলে, সিএমএ লেভেলে, তখন যদি একটু ফোকাসটা রাখিস তাহলে একটু সুবিধা হয়। দেখ সবার তো আর सेम लेवल ये থাকে না। डोंट वरी सर, एक ही चीज मैं बोलूंगा कि अगर बाई चांस किसी ने भूल गया तो कोई बात नहीं, अब बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग तो हो चुका है, ठीक है। तो बस इसी को फोकस करते हुए चलो ना, ज्यादा तुम लोग को अभी स्टैटिस्टिशियन बनना नहीं है, किसी को भी यहाँ पर स्टैटिस्टिशियन नहीं बनना है, सबको स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन जानना है। तो उसको जानने के लिए जितना जरूरी है, आप लोग अगर मैम के पास जो लोग स्टैटिस्टिक्स करते हो, है ना, या फिर पहले किए हो, उनको पता होगा कि मैम सिर्फ डेविएशन और वेरिएंस के ऊपर ही कम से कम 5 से 7 लेक्चर कराते हैं, और भी ज्यादा होगा कम नहीं। स्पेशली जो लोग सीए फाउंडेशन या फिर सीएमए फाउंडेशन पढ़ते हैं उनको तो करना ही पड़ता है। सो माई पॉइंट इज वेरी सिंपल, ও ये ওইটা ওইটা করলে সব ভুলে যাবে, তুমি ম্যাথই ভুলে যাবে, মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে। ठीक है। तो बेसिकली ये जो 5-7 लेक्चर्स वो भी बहुत जरूरी चीजें होते हैं। मैं तो बस आपको, मैं स्टैटिस्टिक्स नहीं सिखाया है, मैं जस्ट आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स का एक बेसिक एप्लीकेशन एग्जाम्पल के तौर पे लिया, और जस्ट आपको बताया कि कैसे डेविएशंस निकाला जाता है। अब आप लोगों को ज्यादा डेविएशंस निकालने के ऊपर फोकस नहीं करना। स्टॉक मार्केट में आप लोगों को कभी भी डेविएशंस कैसे निकाला जाता है उस पर फोकस नहीं होता है। ये तो जस्ट एक बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग है कि आप जान लो कि डेविएशंस क्या है और डेविएशंस के बेसिस में आपको स्टॉक में क्या करना है, ठीक है। तो आज एक्चुअली मैं वही फोकस कराऊंगा आपको कि स्टैंडर्ड डेविएशंस के ऊपर बेस करके आप स्टॉक मार्केट में क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क भी दिया था। तो नॉर्मली यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था कि जैसे इन्फोसिस एंड टीसीएस के ऊपर एक बात था कि दोनों ही बड़ा ही फेमस आईटी स्टॉक्स है ना। तो इन्फोसिस आल्सो आईटी स्टॉक्स, टीसीएस इज आल्सो आईटी स्टॉक्स। चाहे पुराना डेटा देख लो या न्यू डेटा, ये दोनों कंपनी लास्ट 5, 10, 15, 20 साल से काफी बेहतर कर रहे हैं। तो इसमें इन्फोसिस का भी वोलेटिलिटी दिया था और टीसीएस का भी वोलेटिलिटी गिवन कर दिया था। ऐसे वोलेटिलिटी का डेटा इतना इजीली नहीं मिलता है, बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वोलेटिलिटी का डेटा के ऊपर बेस करके आप खुद से भी वोलेटिलिटी का डेटा बना सकते हो। मैं कहना ये चाहता कि वोलेटिलिटी का डेटा आजकल कुछ सॉफ्टवेयर हो चुका है जहां पर मिल जाता है कभी कभी, बट अगर आपको ना भी मिले ना, आप खुद से भी ये निकाल सकते हो कि कैसे ये 25% आया, कैसे ये 45% आया, मैं बताऊंगा। आज उसके ऊपर फोकस करूंगा कि किस तरह से आप डेविएशंस या वोलेटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो, और इसके लिए आपको किस तरह से रिसर्च वगैरह करना है, मैं ये भी समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जो 25% और 45% का कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर आपको पता लग गया कि इन्फोसिस का वोलेटिलिटी है 25% और टीसीएस का वोलेटिलिटी है 45%, ठीक है। कैसे, अच्छा एक चीज तो मैं आज बोलना भूल ही गया सर, मार्केट कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं जा रहा है, क्या कारण है आप लोग पता है सर? मार्केट के बारे में बात करना ही भूल गया।
ये सुमित के कारण, सुमित इतना गंभीर है। हाँ बोलो। ইউএসএ মার্কেটটা মনে হয় উঠছে ওই জন্য ইনফ্লেশন রেটটা ইন্ডিয়ার তো ভালো এসেছে हाँ सर, वेरी गुड। inflation rate in India currently is a very strong position। मैंने बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मैंने जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके ऊपर आप लोग अगर बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का क्लास मेरा किए हैं, पूर्वा रिसेंटली कवर किए बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, पूर्वा को पता हो गया होगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, पूर्वा এগুলো কি করেছেন এই ক্লাসগুলো বেসিক্সের লাস্টের দিকে আছে। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन लोगों ने भी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट किया है ना, वहां पर इसके बारे में काफी डिटेल्स भी मिला है। तो मेरा बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अच्छा किसी का बेसिक्स नहीं हुआ है तो कर सकते हो सर, बहुत जरूरी चीजें हैं। बात सुनने में बेसिक लगता है बट है बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग। तो जो भी हो, ये इन्फ्लेशन का करंट इंडिया का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो एरिया है IIP, ये दोनों काफी बेहतर पोजिशन पे है। और उसमें रिसेंट लेवल में इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी अच्छा हुआ है, मैंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और इन्फ्लेशन लेवल अगर देखा जाए तो 4% के अंदर, मैंने 25 मंथ में लो में चल रहा है, ये इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट में बता रहा हूँ अभी, ठीक है। और एक चीज जो आप लोगों ने भी मुझे अपडेट दिया था लास्ट क्लास में कि दादा RBI ने रेट कट नहीं किया, मैंने बेसिकली जो था वही रख दिया, बढ़ाया नहीं। इंडस्ट्रियल आउटपुट जून में इंक्रीज किया है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये सब रीजंस है इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में। इसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट का भी कुछ इश्यूज है, जैसे जापान में इंटरेस्ट रेट वगैरह कांस्टेंट है, तो ऐसे इंटरनेशनल मार्केट भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है। तो सब मिला जुला के इंडियन मार्केट में एक पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिल रहा है, और वही रीजंस है कि निफ्टी ऑप्टिमिस्टिक है, मैंने बुलिश है, ठीक है सर। मैं अभी और फंडामेंटल और इकोनॉमिक रीजंस पे ज्यादा बात नहीं करूंगी, मैं बस आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दिया, बाकी आप लोग अपना रिसर्च जारी रखें। मैं आप लोगों को वापस लेके आ जाता हूँ सर वोलेटिलिटी के कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैं आपको बताया जा रहा था कि TCS का वोलेटिलिटी और इन्फोसिस का वोलेटिलिटी 25%, 45%, इसका क्या मतलब है अगर आपको कहीं ऐसा कैलकुलेट करके मिलता है। ये एग्जाम्पल है, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, बट आपको ऐसा ही मिलता है। जैसे ये एक पुराना डेट का है, बट आप जस्ट कॉन्सेप्ट को देखो। उस टाइम पे निफ्टी स्पॉट चल रहा था 8547 करके, और निफ्टी का वोलेटिलिटी चल रहा था 16.5%। TCS का स्पॉट था 2585, 2500 समथिंग चल रहा था TCS ऑन दैट टाइम, और TCS का वोलेटिलिटी है 27%, ठीक है। था ये सब पुराना ओल्ड डेटा है, बट ये ओल्ड डेटा से हमें वोलेटिलिटी के एप्लीकेशंस के बारे में क्या आइडिया मिलेगा, आपको मैं बस इसी चीज में थोड़ा फोकस कर। सेम डेटा आप आज के डेट में भी निकाला, मतलब आप खुद से भी रिसर्च करके निकाल सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो। तो अगर ये डेटा आपके पास আচ্ছা है, হ্যালো, सुन ले एक बार की बॉल। বলছি এটার মানে হচ্ছে তোমার যদি স্পট মার্কেটে 1% যদি চেঞ্জ হয় মানে ওটার ইকুইভ্যালেন্টে 27% ফিউচার মার্কেটে চেঞ্জেস হয়, তাই তো? মানে আপ ডাউন ফ্লাকচুয়েশন হয়। না এটা এরকম শুনুন আগে, এই জন্য না না ইয়ে থাকবে এভারেজের থেকে আপ ডাউন ভোলাটিলিটি कम হবে। कंप्लीट करने दे, फिर मैं पूछता हूँ, सवाल लेता हूँ। तो बेसिकली अगर तुम्हारे सामने वोलेटिलिटी का डेटा है इस तरह का, जैसे निफ्टी 8547 जब था, जैसे आज के डेट में 18,700 चल रहा है, ठीक है। और आपने निफ्टी का रिसेंट वोलेटिलिटी अगर आपको पता चल जाता है, ये कैसे निकालना है मैं आपको आगे बताऊंगा, आप खुद से भी कर सकते हो। और जैसे TCS का भी वोलेटिलिटी आपको दिखाई दे रहा है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन, ये इन्फॉर्मेशन करेंटली मानो गिवन, और आपको भी ये डेटा मिल गया। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है तो व्हाट इज दी लाइकली रेंज, मैंने प्रेडिक्ट करना है आपको क्वांटिटेटिव के ऊपर बेस करके, क्वांटिटेटिव के ऊपर बेस करके कि आपको प्रेडिक्ट करना है कि अगला 1 साल में निफ्टी और TCS किस रेंज में रहेगा, रेंज बाउंड क्या रहेगा, ठीक है। सो ये बेसिकली नंबर्स का खेल है। निफ्टी 8547
माइनस कर दो 8547 का 16.5%, माने 8547 का 16.5% जितना होता है वो पहले आप निकालो, कितना हो जाएगा रे? हाँ सर, एक बार मुझे बताओगे। 8547 जो निफ्टी का वैल्यू चल रहा था उसका 16.5% कितना है? कोई तो कैलकुलेट करो। 1393.75 इंटू 16.5%, ठीक है, 1410 ऐसा कुछ आ रहा है। अगर मैं इसको माइनस कर दूं ওই কাছাকাছি আছে 8547 से, तो हमें मिल रहा है सर 7136। मैंने बेसिकली ये जो डेविएट कर सकता है, लास्ट दिन आप लोगों को मैं जब डेविएशन सिखाया था, किसी ने किसी का अनम्यूट है, थोड़ा म्यूट कर देना, बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज आ रहा है। तो ये देखो सर, ये जो 8547 जो मेरा निफ्टी का वैल्यू चल रहा था एग्जाम्पल में, इसमें से अगर मैं 16.5% जो निफ्टी का डेविएशन है, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में। तो मैंने 8547 से निफ्टी 16.5% डाउन जा सकता है, या फिर 16.5% आप जा सकता है ना? तो अगर नीचे जाएगा तो निफ्टी 7136 तक जा सकता है, और अगर अपसाइड में जाएगा तो मैंने बेसिकली, अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म यूज करूं, अगर बियरिश होगा निफ्टी तो 7136 में जा सकता है, और अगर बुलिश होगा तो 9957 तक जा सकता है। दिस इज द अपर एस्टिमेशन, दिस इज द लोअर एस्टिमेशन। इसमें आपको क्या मिल रहा है सर? एक रेंज मिल रहा है कि निफ्टी का ये रेंज हो सकता है। सिमिलरली टीसीएस का भी एक रेंज आपको पता चला। टीसीएस ऑन दैट टाइम चल रहा था 2585 में, और डेविएशन बता रहा है 27%। तो आप यहाँ से रेंज बाउंड ये निकाल सकते हो कि टीसीएस अगर बियरिश रहेगा तो 1887 तक जा सकता है, और अगर बुलिश रहेगा तो 3282 पॉजिटिव हो सकता है। तो सर, अगर आपको वोलेटिलिटी का ये आइडिया मिल जाता है, आप चेक करके देखिएगा रियल लाइफ में, जब जब आप इसका एप्लीकेशन करेंगे ना, आपको सिमिलर चीजें देखने को मिलता जाएगा कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू से भी आप मार्केट में रेंज बाउंड को एजम्पशन कर सकते हैं। ठीक है, आप एजम्पशन कर सकते हैं। तो इसी तरह से, so the above calculation suggests that in the next 1 year, given Nifty's volatility, Nifty is likely to trade anywhere between 7136 and 9957। ये लोअर साइड में मैंने बेयरिश मोड पे, और ये अपर साइड में। अब अगर ये विथ ऑल वैल्यूज इन बिटवीन हैविंग वेरिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, तो ये जो भी होगा ये प्रोबेबिलिटी है ना? ये जो भी होगा ये प्रोबेबिलिटी है। एग्जैक्ट तो मार्केट को एग्जैक्टली कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता प्रॉपरली कि इतना ही जाए। हाँ, हमेशा एक रेंज बाउंड में ही बात होता है कि चांसेस इज हाई। देखना, जो भी बात करता है वो ऐसा नहीं बोलेगा कि एकदम, जैसे अभी 18,700 चल रहा है, तो कोई एकदम डेफिनेटली ये नहीं बोल सकता कि मार्केट कल या परसों 17,800 में चला जाएगा। ठीक है, 18,700 से 18,750 में भी जा सकता है, 18,800 में भी जा सकता है ना? एज वेल एज 18,400 की तरफ भी नीचे भी आ सकता है। तो हाँ, अब डिपेंड करता है कि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू से कि कितना रेंज बाउंड हो सकता है, तो आपको एक प्रोबेबल आइडिया दे देता है कि मार्केट का रेंज बाउंड क्या रहेगा। अगला 1 साल के लिए, अगला 6 महीने के लिए, अगला 3 महीने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सब डेटा को कैसे आपको मिलना होता है, और आप कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है निफ्टी का अराउंड 7,500 से लेके 8,000, जैसे कुड बी 25%। मैंने कहना ये चाहते हैं कि 15 जुलाई जब ये एनालिसिस हो रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ निफ्टी टू बी अराउंड 7,500। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ निफ्टी 7,500 कुड बी 25%, बाई 8,600 कुड बी अराउंड 40%। ठीक है, मैंने बेसिकली ऑन दैट टाइम निफ्टी चल रहा था 8,547, मैंने 8,600 के आसपास। तो वही बात कर रहा है कि निफ्टी मोटा मोटी कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। अगर 25% वोलेटिलिटी रहेगा तो क्या होगा, 40% रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको वोलेटिलिटी का आइडिया मिलता है ना, तो आपको रेंज मिल जाएगा। जैसे कि 1 ईयर का, सिमिलरली कैन यू एस्टिमेट द रेंज निफ्टी लाइकली ट्रेड आउट द नेक्स्ट फ्यू डेज। मैंने जैसे 1 साल का आप कैलकुलेशन कर सकते हो, सिमिलरली क्या आप कुछ दिनों का कर सकते हो, कुछ मंथ का कर सकते हो। जैसे ऑप्शन मार्केट में एक्सपायरी 1 महीने का होता है नॉर्मली, है ना? तो क्या आप 1 मंथ का वोलेटिलिटी कैलकुलेशन के ऊपर बेस करके उसका फ्यूचर समझ सकते हो?
तो वही सवाल है सर। If we can do this, then we will be in a better positions to identify options that are likely to expire worthless, meaning we would sell them today and pocket the premium. अगर हमें लगता है कि भाई इसका वैल्यू कम हो जाएगा, तो फिर हम ऑप्शन सेल करेंगे और प्रीमियम पॉकेट करके घर आ जाएंगे, है ना? we figured the range in which Nifty is likely to trade in next 1 year, या तो 7136 में जाएगा या तो 9957 में जाएगा. बट हाउ श्योर आर वी, माने हम लोग श्योर कैसे होंगे निफ्टी बियर मोड में जाएगा या निफ्टी बुल मोड में जाएगा? सर ये बुल और बेयरिश, बुलिशनेस और बेयरिशनेस को आइडेंटिफाई करने का टेक्निकल एरिया है, फंडामेंटल एरिया है, इकोनॉमिक पैरामीटर है ना? तीन ही चीज होता है मार्केट का. एक होता है टेक्निकल, जो हमें कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के थ्रू से देखने को मिल जाता है. दूसरा हो जाता है सर आपका फंडामेंटल अप्रोच, जो स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इकोनॉमिक एनालिसिस. ठीक है, जो बेसिकली रिसर्च एनालिस्ट प्रोग्राम का पार्ट है. अभी मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स तो नहीं पढ़ाता, बट आगे आगे जब आप लोग रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम के लिए सोचोगे, तब मुझे आपको इकोनॉमिक्स आप लोगों को शेयर मार्केट में भी पढ़ाना पड़ेगा. ऐसे तो मेरा इकोनॉमिक्स क्लास चलता है बेसिकली फॉर दी सीए लेवल, बट जब आप लोग सिर्फ शेयर मार्केट के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ोगे रिसर्च एनालिस्ट के लिए, तब मैं आपको इकोनॉमिक्स के ऊपर भी फोकस करवाऊंगा. ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी करंटली इकोनॉमिक्स पे बात ज्यादा नहीं करूंगा. कभी कभी बीच बीच में जरूरत के हिसाब से कर देता हूँ, बट अभी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा. नाउ क्वेश्चन इज दैट सर कि एक साल के अंदर मार्केट बेरिश होगा कि बुलिश होगा, ये आपको कैसे पता चले? आप कितना श्योरिटी के साथ ये चीज कैलकुलेशन कर सकते हो? समझ में आया सर? ये अभी अभी सिखाना है सर, ये श्योरिटी कैसे डेवलप कराना है. लेकिन आप मुझे एक छोटा सा चीज बताओ कि क्या आप वोलेटिलिटी डेटा के ऊपर बेस करके, मैंने डेविएशन डेटा के ऊपर बेस करके मार्केट का प्रोबेबल आइडिया ले सकते हो? हेलो, क्या ये बात समझ में आया? सिंपल सी बात है, प्लीज थोड़ा बताइएगा सर. बोझा যাচ্ছে कि যাচ্ছে ना? हेलो, हाँ सर बोलो. तो बेसिक बेसिक वोलेटिलिटी का यही कॉन्सेप्ट है. बेसिक वोलेटिलिटी का यही कॉन्सेप्ट है. बाकी आप लोग अगर गूगल करोगे, एनएससी के साइड में जाओगे, आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा. मैं आपको कुछ डेटा कैसे निकालना होता है, मैं आज वो चीज आपको बताऊंगा. तो आज का जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर, दैट इज वोलेटिलिटी कैलकुलेशंस. ठीक है, आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वोलेटिलिटी कैलकुलेशन कैसे करना है, वो भी हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे. मैं आपको बताता हूँ हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस में वोलेटिलिटी कैलकुलेशन. आप लोगों को क्या करना है सर, हिस्टोरिकल जैसे आप लोग, जैसे मैंने देखो यहाँ पर गूगल से ही मुझे कुछ ऑप्शंस मिल रहा है. हिस्टोरिकल डेटा विप्रो, हिस्टोरिकल डेटा एनएससी. ठीक है, जस्ट मैं क्लिक करता हूँ. हिस्टोरिकल कॉन्ट्रैक्ट वाइज प्राइस वॉल्यूम डेटा, इसका एक दूसरा नाम दे देते हैं. बहुत सारा चीजें मिलता है इसमें, जाके आपको एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट में वोलेटिलिटी, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स, स्टॉक ऑप्शंस, वोलेटिलिटी. एक सेकेंड, मैं एक सिंपल डेटा लेना चाहता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं. इसमें क्या लिखने से अच्छा होगा? सिक्योरिटी वाइज आर्काइव, ये आर्काइव में भी मिल जाता है. जस्ट मैंने गूगल में लिखा सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम डिलीवरेबल पोजीशन. ठीक है, तो यहाँ पर ना आप सिंबल का कुछ लिखो सर. जैसे मानो अगर आपको HDFC चाहिए, तो अब HDFC लिखो. जैसे HDFC बैंक, ओके, सबको दिखाई दे रहा होगा. और HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, ये लोग रिसेंटली मार्च कर रहा है, आप लोग पता होगा. और सीरीज ऑली है, ऑली रहने दो. और यहाँ पर आपको क्या डेटा मिल रहा है सर? अच्छा, ये एक दिन का डेटा है. मैं अगर यहाँ पर 6 मंथ्स का डेटा प्रूव करूंगा, तो मुझे यहाँ पर 6 मंथ्स का डेटा मिल जाएगा. क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? डेटा ऑफ HDFC फ्रॉम 13 दिसंबर 2022 से लेके 13 जून 2023 का. क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? इसमें आप देखोगे, ये इक्विटी सीरीज लिया मैंने सिंपल. इसमें आपको लास्ट 6 मंथ्स में क्लोजिंग डेटा हर डेट का,
हर डेट का क्लोजिंग डेटा कि HDFC लास्ट 6 मंथ्स में क्या क्या प्राइस में क्लोज हुआ। ये आपको एकदम 13 दिसंबर से लेके 21 फरवरी तक का यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लास्ट 6 मंथ्स का डेटा में ये डेटा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको और लेटेस्ट में चाहिए तो आप लास्ट 3 मंथ का भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो सर 13 मार्च से लेके यहाँ पर मुझे 26 मई तक का डेटा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, या फिर अगर आपको 1 मंथ का डेटा चाहिए तो 15 मई से लेके यहाँ पर मुझे 12 जून का डेटा दिखाई दे रहा है, यानी कल तक का। ठीक है, तो या फिर आप कस्टम डेटा भी इस तरह से डेट दे के भी ले सकते हैं। सबको दिखाई दिया ना सर? मुझे इतना बता दो सर। ठीक है, और अगर आपको ये डेटा डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर CSV फाइल है ना एक्सेल का, आप एक्सेल फाइल को भी अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर ये डेटा डाउनलोड करके एक्चुअल में क्या फायदा। ठीक है, तो यहाँ पर डेट वगैरह ये थोड़ा मेरा एक्सेल का डेस्कटॉप फाइल नहीं है बोल के इस लैपटॉप में इसे दिखाई दे रहा है। मैं जस्ट आपको साइन नहीं रे बाबा, अभी कुछ नहीं कर पाए, झमेला करेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, बाकी आप लोग घर पे करोगे, आप लोगों को सब बेसिक्स आता है कंप्यूटर का। जस्ट आपको ये सारा डेटा आप चाहो तो डिलीट कर दो, ये सब डेटा चाहो तो डिलीट कर दो। ठीक है, वोलेटिलिटी के लिए सिर्फ आप क्लोजिंग प्राइस को क्या लेना है, ओनली क्लोजिंग प्राइस, बाकी सारा डेटा आप डिलीट कर सकते हो। बाकी सारा डेटा आप डिलीट कर सकते हो, आपको सिर्फ क्लोजिंग प्राइस चाहिए होता है वोलेटिलिटी कैलकुलेशंस के लिए। और उस वोलेटिलिटी के मतलब क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बेस करके आप रिटर्न कैलकुलेशंस वगैरह भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। बाकी घर पे आपको बस फॉर्मूला यूज करना होता है, जो आपको पता है कि यहाँ पर जाके आप फॉर्मूला पुट करोगे और फॉर्मूला के बेसिस में आपको सारा डेटा रिटर्न वगैरह सब मिल जाएगा। और आप उसको NAC साइट के साथ मैच भी करा सकते हो। जो भी कैलकुलेशंस आप करोगे ना उसको आप बाद में NAC साइट के साथ मैच भी करा सकते हो। थोड़ा बहुत डिफरेंस में भी आपको देखने को मिलेगा, बट आपको आइडिया क्लियर कट मिल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा है। तो किस तरह से आपको हिस्टोरिकल डेटा लेना है, मैं इसका एक आइडिया आपको दिया। बाकी आप और थोड़ा रिसर्च करो, हिस्टोरिकल डेटा हर चीज का मिलता है, फ्यूचर का, ऑप्शंस का, सब चीज का मिलता है। मैंने बस नॉर्मल जो स्पॉट मार्केट डेटा होता है मैं उसको लिया। ठीक है, अब आपको मैं वोलेटिलिटी कैलकुलेशन करने के लिए जो तरीका है एक्सेल सीट में क्या करना है वो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इससे पहले मैंने आपको वोलेटिलिटी का स्टैटिस्टिकल एरिया बताया। आज मैं आपको स्टॉक मार्केट में कैसे आप लोग खुद से एक्सेल सीट यूज करके वोलेटिलिटी को कैलकुलेशन कर सकते हो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और उसके बेसिस में आगे आगे मैं आपको और एप्लीकेशन बताऊंगा। ठीक है, अभी तो बस शुरू हुआ है, अभी बहुत दूर जाना है सर ये वोलेटिलिटी कॉन्सेप्ट में। क्योंकि जब तक वोलेटिलिटी कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा, स्पेलिंग आजकल मैं बड़ा गलत लिख रहा हूँ वोलेटिलिटी। ठीक है, ठीक है, पता नहीं सर, काफी दिन लिखना नहीं हुआ ना तो सब गलत हो रहा है। अच्छा, तो इससे पहले वाला जो चैप्टर था जहां पर हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशंस का इंट्रोडक्शन कर लिया था, वहां पर हम लोगों ने ये भी देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट एंड कैसे स्टैंडर्ड डेविएशंस को कैलकुलेट करना है और उसको इवैल्यूएट कैसे करना है। ठीक है, रिस्क और वोलेटिलिटी ऑफ ए स्टॉक, एक स्टॉक का रिस्क क्या है और स्टॉक का वोलेटिलिटी क्या है, ये चीज देख लिया था। तो अभी अभी हम लोगों को थोड़ा और फार्दर मूव करना है, थोड़ा और फार्दर मूव करना है, वोलेटिलिटी कैलकुलेट करना है, वो भी एक्सेल सीट से, वो भी स्टॉक का या निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा लेके। ठीक है, वोलेटिलिटी डेटा इज नॉट इजीली अवेलेबल, हमेशा नहीं मिलता है, बट आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो चुका है। ठीक है, मिल जाता है। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे मैंने आप लोगों को बिली एंड माइक का एग्जांपल्स दिखाया था ना, जो बेसबॉल क्रिकेट बेसबॉल का। ठीक है, सिमिलरली मैंने आप लोगों को IPL का भी एग्जांपल दिया था। और वहां पर क्या करना था, एवरेज कैलकुलेट करना था। मैं जस्ट याद दिला रहा हूँ आपको, हम लोग वहां पर एवरेज कैलकुलेट किए, डेविएशन कैलकुलेट किए, फिर सब्ट्रैक्ट द एवरेज फ्रॉम द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, है ना, फिर उसको स्क्वायर किए, एड अप किए डेविएशंस को, उसको हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। फिर हम लोगों ने उसको स्क्वायर रूट किए वेरिएंस का, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ये जो 4 कॉन्सेप्ट है, ये मेरा प्रीवियस लेक्चर का कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रीवियस डे हम लोगों ने सीखा सर, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा। अब
आज क्या है? द पर्पस ऑफ डूइंग दिस इन द प्रीवियस चैप्टर वाज टू शो यू द मैकेनिक्स बिहाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका पर्पस ये था कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेशंस का मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बट अभी हम लोग धीरे धीरे फॉर्मूला के बियॉन्ड जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला से तो बात नहीं बनेगा ना, बात बनेगा तो फॉर्मूले के एप्लीकेशन से। तो अभी हम लोग ना फॉर्मूला के और थोड़ा सा बाहर जाएंगे, मतलब फॉर्मूला तो जो हुआ है, बट अभी हम लोग फॉर्मूला के बाहर जाएंगे, जाके देखेंगे कि किस तरह से वोलेटिलिटी हेल्प करता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ना सर हम लोग एक्सेल सीट का यूज करेंगे, जैसे कि आपको मैंने दिखाया। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसका यूज बहुत होता है। सेम स्टेप फॉलो करना है, चलो आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको हिस्टोरिकल डेटा डाउनलोड करना होता है, क्लोजिंग प्राइस। ध्यान से सुनिएगा सर, आप चाहो तो दूसरा डेटा भी डाउनलोड करके देख सकते हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ अभी फॉर द पर्पस ऑफ वोलेटिलिटी कैलकुलेशंस आपको हिस्टोरिकल डेटा और क्लोजिंग प्राइस डाउनलोड करना है। फिर कैलकुलेट करना है डेली रिटर्न, स्टेप को फॉलो करना। फिर आपको करना है स्टैंडर्ड डेविएशन फंक्शन, फंक्शन यूज करना है हाथ में, और कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फंक्शन आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इक्वल करके कैलकुलेट करोगे तो आपको दिख जाएगा। STDEV ये होता है एक्सेल का फॉर्मूला। जो लोग एक्सेल सीट एक्सेल का कैलकुलेशन, मैं तो बोलूंगा कि जरूर सीख लो सर। आजकल एक्सेल के ऊपर स्पेशल कोर्सेज भी होता है। जिनको एक्सेल नहीं आता है या एक्सेल के ऊपर एक्सपर्टीज थोड़ा सा डेवलप करना है, एटलीस्ट फार्मूला वगैरह, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इन एक्सेल, ठीक है, ये सब तो आजकल स्कूल लेवल में बचपन से सिखाया जाता है। मैं आपको बोलूंगा कि आप उसको ब्रश अप जरूर करें, जो भी आपने बचपन से सीखा, या कंप्यूटर कोर्स वगैरह तो आजकल नॉर्मल है, आप उसको ब्रश अप करें सर, आपके पास होगा पहले से। अच्छा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन फंक्शन यूज करो, फिर आप फॉर्मूला को डाल के, मतलब बेसिकली फॉर्मूला नहीं डालना है, फॉर्मूला में ही काम कर देगा। अब आपको क्या स्टेप फॉलो करना है, जो हिस्टोरिकल क्लोजिंग प्राइस आपने डाउनलोड किया, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर डाउनलोड किया ये सारे, मैं आपको क्या बोलूंगा कि जब आप क्लोजिंग प्राइस को यूज करोगे तो बाकी डेटा को सिंप्लिसिटी के लिए आप डिलीट कर सकते हो। ओनली क्लोजिंग प्राइस को लेके आप ये कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब करना क्या है, करना क्या है, जैसे कि मैं आपको दिखाया कि NAC के साइट से मिल जाएगा, ठीक है। NAC के साइट के अलावा और भी साइट है जहां पर आपको हिस्टोरिकल डेटा मिलता है, ठीक है। जैसे एक investing.com बोल के है, screener.com बोल के है, बहुत सारे साइट हैं जहां पर आपको सारे डेटा मिल जाता है। याहू फाइनेंस में भी मिल जाता है, ठीक है। गूगल फाइनेंस में देखना पड़ेगा मिलता है कि नहीं, मैं बहुत दिन चेक नहीं किया, बट याहू में मिलता है। सो करेंटली डेटा तो कैसे मिलना है पता चल गया, मैं अभी और ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट NAC का साइट सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट और ऑथेंटिक सोर्स भी माना जाता है। तो जैसे यहाँ पर विप्रो का वोलेटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हिस्टोरिकल क्लोजिंग प्राइस का डेटा को लिया गया था, ठीक है सर। ये विप्रो का था, पता नहीं अभी ये डेटा मिलेगा कि नहीं, ये बहुत ही पुराना लिंक है, और NAC का साइट भी चेंज हो चुका है। देखता हूँ सर, लिंक अगर होता है तो मैं दिखा दूँ, नहीं होता। सो पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर विप्रो का वोलेटिलिटी चेक किया गया था हिस्टोरिकल क्लोजिंग प्राइस को लेकर। तो बेसिकली ये जब NAC का पुराना साइट का ना डेटा है कि क्या क्या है, मिलता है नहीं मिलता, मैं आपको ऑलरेडी शो कर दिया कि कैसे लेना है, अब उसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं दूँ। तो जैसे ही आपको सारा डेटा मिल जाता है ना, आप डेट सिलेक्ट कर लो, जैसे मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी, कि आप डेट सिलेक्ट कर लो कि किस डेट से किस डेट का डेटा चाहिए, और फिर गो में क्लिक करो, आपको डेटा मिल जाएगा। ओके, अगर आपको किसी को सिर्फ 6 मंथ्स का, जैसे बैंक स्टेटमेंट निकाल दे रहे हो बाबा, उसी तरह का है ना, बैंक स्टेटमेंट जैसे होता है ना, किसी को बैंक स्टेटमेंट निकालना होता है तो वैसे डेट सिलेक्ट करके वो स्टेटमेंट निकाल लेते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पर भी सिंबल में क्लिक करो, जो भी कंपनी चाहिए कंपनी का नाम पुट करो, ठीक है, और फिर उसका डेटा निकालो। अब आपको मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ आप ध्यान से सुनो। अब जैसे ही आपको सारा डेटा मिल जाता है, अब आगे का खेल देखो कि क्या होता है। अब ये सिक्योरिटी आर्काइव जो मैंने आपको शो किया, वही चीज यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे दिया, ठीक है। ये विप्रो का है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था वही चीज यहाँ पर दिखाया, स्क्रीनशॉट विप्रो का डेटा है, और यहाँ पर 22 जुलाई से 1 अगस्त तक का ओल्ड डेटा है। मैं आपको रिसेंट डेटा कैसे कैलकुलेट दिखाना है आपको दिखाया। अब यहाँ पर आपको हर दिन का क्लोजिंग प्राइस, प्रीवियस क्लोज एवरी डे का आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसको आप CSV फॉर्मेट में, मैंने एक्सेल फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड करके कर सकते हो। वही चीज यहाँ पर बोला एक बार। सो सर आगे क्या करना है वो बताओ, ये तो आप पहले ही बोल दिए। यस,
तो वंस यू हैव द रिक्वायर्ड डेटा ऑन एक्सेल, जैसे ही आपको डेटा मिल जाता है अब आपको क्या करना है, एक्सेल सीट में जैसे मैं आपको दिखाया डेट वाइज क्लोजिंग प्राइस को आप पुट डाउन करो, ठीक है। एक्सेल के अंदर आप सारे डेटा को पुट करो और ऑटोमेटिक आ जाएगा, बाकी चीजों को एक्चुअली डिलीट करो। अब स्टेप 2, वी नो दैट डेली रिटर्न कैन बी कैलकुलेटेड। अब डेली रिटर्न कैसे कैलकुलेट करें, डेली रिटर्न ध्यान से सुनना। डेली रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, ये बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है, एंडिंग प्राइस डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस माइनस 1। ये डेली रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। जो एंड प्राइस है और जो बिगिनिंग प्राइस है, एंडिंग प्राइस से बिगिनिंग प्राइस को डिवाइड कर दो, मतलब बेसिकली बिगिनिंग इज द बेस, एंडिंग इज द रिसेंट, ठीक है। तो जो रिसेंट डेटा है वहां से पूरा लास्ट दिन का डेटा को डिवाइड करो और जो भी रहेगा उसको -1 कर दो, तो आपको रिटर्न मिल जाएगा, आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका एक्चुअल कैसे होता है। अब कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए आप इसको एक्सेल शीट में बहुत इजीली कर सकते हो। एक्सेल शीट में आपको जो भी दो डेटा चाहिए, से फॉर एग्जांपल अगर आपको 22 जुलाई और 23 जुलाई का डेटा में रिटर्न कैलकुलेट करना है डेली रिटर्न, ठीक है। तो मानो 22 जुलाई में शेयर का दाम था 558.75 और 23 जुलाई को शेयर का प्राइस हो गया 570.9। अब आप इसको रिटर्न कैसे कैलकुलेट करो, तो जस्ट आपको इस पर्टिकुलर मतलब बॉक्स में जाके फॉर्मूला पुट करना है, इक्वल ln, ठीक है। ln बोल के एक फॉर्मूला होता है जिसमें आपको रिटर्न कैलकुलेट हो जाता है। और एंडिंग प्राइस माने एंडिंग प्राइस कौन सा होगा सर, ये बी सेल में है ना, तो B3 ये आपका एंडिंग है और B2 आपका बिगिनिंग है, इसलिए ln देके ब्रैकेट दो, ब्रैकेट आपको खुद से ही देना पड़ेगा, B3/B2, ठीक है। आपको आपका रिटर्न मिल जाएगा सर। अब जैसे ही पुट करोगे आपको रिटर्न मिल जाएगा कि 22 जुलाई और 23 जुलाई में क्या रिटर्न आया, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव दिखाएगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव दिखाएगा। जैसे यहाँ पर 576 था, यहाँ पर 551 हो गया, तो आपको यहाँ पर नेगेटिव शो कर। इसी तरह से आप हर दिन का रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लीज टेल मी सर, क्या बात समझ में आ रहा है? टपट्टा बोझे अच्छे समय के हाँ सर। सर इसी तरह से आप कोई भी 6 महीने का हो, 1 हफ्ता का हो, 5 हफ्ता का हो, जो भी आपको एज पर योर चॉइस, आप किस तरह का ट्रेड सेटअप लेना चाहते हो। देखो सर आप लोगों को ये चीज पता है कि आपको अगर ज्यादा लंबा समय के लिए मार्केट का एनालिसिस करना है तो आपको लंबा डेटा पॉइंट चाहिए। अगर आपको कम समय के लिए डेटा मतलब एनालिसिस करना है, शॉर्ट टर्म कुछ करना है, तो शॉर्ट डेटा पॉइंट चाहिए होता है, ये आपको पता है। अब आपको मैं सिंपल सा कुछ बेसिक चीज और बताता हूँ सर। जैसे आपको रिटर्न कैलकुलेशन हो गया ना, अब ये एलएन जो है ये लॉन्ग, ये बेसिकली टू कैलकुलेट द लॉन्ग रिटर्न, ये एलएन जो है लॉन्ग रिटर्न कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। अब स्टेप 3 में क्या करना है, आपको STDEV फंक्शन यूज करना है। स्टेप 2 में रिटर्न कैलकुलेट कर लिया आपने हर दिन का, एवरी डे का, जो भी पर्टिकुलर डेटा पॉइंट डे वाइज आपके पास था। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक्सेल का फॉर्मूला यूज करना है। अब STDEV फंक्शन यूज करना है। अब STDEV फंक्शन यूज करके आपको क्या मिलेगा, देख लो सर, ये सब बेसिक चीजें हैं। जैसे आप डेली रिटर्न कैलकुलेट कर लोगे, यू कैन यूज एन एक्सेल फंक्शन कॉल्ड STDEV। अगेन इसको भी सिंपल इक्वल देके पुट करना है। अब जिस डेटा पॉइंट में चाहिए उसके ऊपर बेस करके इक्वल देके STDEV लिखना है। मैं दिखा दूँ, इन ऑर्डर टू यूज द STDEV फंक्शन आपको क्या करना है, किसी भी एक एम्प्टी सेल में आपको अपना कर्सर को रखना है। एम्प्टी सेल माने समझते हो ना, जैसे ये एम्प्टी सेल है, इसमें कर्सर को रखना है, फिर यहाँ पर इक्वल देना है। ये वाला जो आपका बार है ना, बेसिकली फॉर्मूला बार बोलते हैं इसको, यहाँ पर आपको इक्वल वगैरह देना है और जो भी फॉर्मूला है उसको पुट करना है, और जिस दो डेटा पॉइंट को लेके आपको कैलकुलेशन करना है उसको पुट करना है, उसको सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली शो करेगा। मैं दिखा देता हूँ सर एग्जैक्टली कैसे देखने में हो सकता है। अब आपको क्या करना है सर, इक्वल साइन दे दिया आपने, ठीक है, एम्प्टी सेल में। फॉलो द इक्वल साइन विद द फंक्शन सिंटैक्स STDEV। सिंटैक्स में क्या होगा, STDEV होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर ब्रैकेट ओपन करना और फिर एम्प्टी सेल में STDEV देके ब्रैकेट ओपन करके आफ्टर ओपन ब्रैकेट सिलेक्ट ऑल द डेली रिटर्न डेटा पॉइंट्स, सारे के सारे डेली रिटर्न डेटा पॉइंट को चूज करो एंड फिर ब्रैकेट को क्लोज करो। मतलब जितना क्लोजिंग प्राइस का डेटा पॉइंट आपने लिया था, रिटर्न का डेटा पॉइंट आपने लिया था, उसको सिलेक्ट करके आप ब्रैकेट को क्लोज करो, फिर एंटर दबा दो। कुछ ऐसे देखने में मिलेगा।
कुछ इस तरह का देखने में होगा सर। ये सारे डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये तो बस एक स्क्रीनशॉट है, आप इसको ओरिजिनल में भी देख सकते हो ना अपने हिसाब से। जैसे यहाँ पर सारा ये रिटर्न तो यहाँ पर कैलकुलेटेड नहीं है सर, आप खुद से कैलकुलेट कर लेना, मैं आपको बताया करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना आप लोग। तो वेरी सिंपल काम सर, बस बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए होता है। क्लोजिंग पॉइंट से रिटर्न कैलकुलेट करो और सारा जितना रिटर्न पॉइंट आपको मिलेगा डेटा पॉइंट्स, तो सभी डेटा पॉइंट को सिलेक्ट करके, ये सारा डेटा पॉइंट को सिलेक्ट करके आपको बस डेली वोलेटिलिटी को देखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन से वोलेटिलिटी मिल जाएगा। तो जैसे C3 से आपको क्या मिलेगा, ये C3 आपका सारा का सारा डेटा पॉइंट को बता देगा, और जितना सारा पॉइंट है, मैंने C3 तो शुरुआत है सर, C3 से लेके ये 245 तक सेल तक गया है, ये C3 से लेके 245 तक गया, मैंने पूरा साल भर का, ठीक है। लेकिन आपको डेली वोलेटिलिटी मिल जाएगा। अब जैसे ही आप ये पुट करोगे ना STDEB C3 C2445, ठीक है, मैंने बेसिकली जो भी आपका एज पर योर एक्सेल सीट में आएगा, सबका अलग अलग हो सकता है, कौन कौन से सेल में पुट करे उस पर डिपेंड करता है। अब मैं कंप्यूटर स्किल तो नहीं सिखा सकता अभी सर, आप लोग मेरे से बेहतर जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज थोड़ा कंप्यूटर स्किल डेवलप करो। अब वंस दिस इज डन एक्सेल में जैसे आप ये कर लेते हो ना, तो एक्सेल सीट आपको कैलकुलेट करके दे देगा। क्या कैलकुलेट करके दे देगा, जैसे यहाँ पर विप्रो का वोलेटिलिटी कैलकुलेट करके आपको दे देगा, और यहाँ पर आपको जो STDEB दिखा रहा है 0.0000147, ये फॉर्मूला पुट करते ही दिखा दे, और ये 0.0147 को आप इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा, ये 1.47 शो कर रहा सर। ये आप लोग घर पे खुद से करना सर, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक चूज करो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ सर, क्लोजिंग प्राइस डेटा कहाँ से मिलेगा आपको पता है, मैं दिखा भी दिया NSE के साइड से। डेली रिटर्न कैलकुलेट करो, डेली रिटर्न कैलकुलेट करके आप डेली वोलेटिलिटी को भी कैलकुलेट करो। सर करोगे ना, आप लोगों को बात समझ में आया? होमवर्क समझ में आया? कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक चूज करके पूछा कैसे होता था। हेलो सर, ठीक है, प्लीज मेरे को स्क्रीनशॉट जरूर भेजना सर, ठीक है, मतलब मेरे को मैंने पर्सनली नहीं, आप लोग ग्रुप में शेयर करो तो ही मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो 1.47% आया है, ठीक है, बेसिकली ये परसेंटेज में कवर हो गया, ये पॉइंट में आया था। The value we have calculated is Wipro's daily volatility. ये 1.47% Wipro का daily volatility. But what about its annual volatility? Wipro का annual volatility कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब एक स्टॉक पर्टिकुलर एक साल में कितना वॉलेटिलिटी होता है उसका, ये भी कैलकुलेशन हो जाएगा। बस इसको एनुअली कन्वर्ट कर देना है, जितना दिन का आपका मार्केट ओपन रहता है उस हिसाब से। कैसे करोगे? Now it's a very important convention you will have to remember. In order to convert the daily volatility into annual volatility, just multiply the daily volatility number with the square root of time. ठीक है, मैं समझा देता हूँ। Convert the annual volatility to daily volatility, divide the annual volatility by square root of time. मतलब जस्ट ऑपोजिट करना है, डिवाइड करना है और कभी मल्टीप्लाई करना है। अगर डेली का चाहिए तो डिवाइड कर दो एनुअल से, और अगर एनुअल का चाहिए तो इंटू कर दो। सो अगर आपको डेली वोलेटिलिटी 1.47% मिलता है, बहुत सिंपल है, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर आपको डेली वोलेटिलिटी गिवन है, और आप कैलकुलेट खुद से किए, टाइम है 365 डेज का, तो एनुअल वोलेटिलिटी हो जाएगा 1.47%। ऑब्वियस बात है सर, कोई बोलेगा सर मार्केट तो 365 डेज ओपन नहीं रहता, बट सर हम लोग यहाँ पर एक अप्रॉक्स एक साल का कॉन्सेप्ट रखते हैं। मार्केट एक्चुअली 252 डेज अप्रॉक्स ओपन रहते हैं, बाकी दिन छुट्टी रहते हैं, बट ठीक है, मैं जस्ट आपको एक टाइम फ्रेम दिया। 1.47 टाइम 365, तो एनुअल वोलेटिलिटी हो जाएगा 1.47 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 365, स्क्वायर रूट ऑफ 365, जो भी टाइम होगा उसका स्क्वायर रूट करना, तो आपको 28.08% मिलेगा। करके देख लो सर, 1.47 स्क्वायर रूट 365 करके एक बार देख लो कैलकुलेटर, 28.08% आपको मिलेगा। ये आपका क्या हो गया सर, एनुअल वोलेटिलिटी। माने विप्रो 28%, माने विप्रो का जो एवरेज है, एवरेज से 28% अप या 28% डाउन जा सकता है। इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी का, जो मैं आपको पहले भी दिखाया।
इनफैक्ट आई हैव कैलकुलेट दिस सेम ऑन एक्सेल। आप सेम चीज को आप अगर एक्सेल में कैलकुलेट करोगे तो आप देखो, ये था आपका डेली वोलेटिलिटी, ओके, ये था आपका डेली वोलेटिलिटी। अब एनुअल वोलेटिलिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एनुअल वोलेटिलिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इसके लिए सेल को चूज करना है, जैसे यहाँ पर F5 सेल है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 365। F5 में आपको एक्चुअली F5 में क्या मिला, ये 1.47 मिला, ये देखो F, ये रहा 5, 1.47, इसमें स्क्वायर रूट का फॉर्मूला दगा और यहाँ पर 365 ब्रैकेट में देते, तो आपको पूरा साल भर का मिल जाएगा। और जब आप इसको एक्सेल सीट में किए हैं तो एक्सेल ने आपको 28% का जवाब दिया है ना। एक्सेल बड़ा ही काम का चीज है सर, ठीक है, बहुत ही काम का चीज है। तो अभी क्या करना है सर, लेट्स डबल चेक। अब जो इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम लोग को पता चल गया विप्रो का डेली वोलेटिलिटी है 1.47%, एज वेल एज विप्रो का एनुअल वोलेटिलिटी है 28%। अब इसको ना एनएसी के साइट के साथ भी आप चेक कर सकते हैं। एनएसी के साइट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको ना डेटा मिलता है, ये ओनली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मिलता है, स्पॉट मार्केट के लिए अवेलेबल नहीं होता है, समझ रहे हैं सर। पर फिर भी तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। एनएसी में जाके हमें जाना है सर, ये न्यू साइट है, फिर से एक सेकेंड, हमें चाहिए इक्विटी का डेटा चाहिए, इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव चाहिए, बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा चाहिए। ये आपका इंडेक्स ऑप्शंस है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक ऑप्शंस चाहिए, निफ्टी 50 स्टॉक ऑप्शंस चाहिए, तो आप स्टॉक ऑप्शंस में क्लिक करो। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंपनी का डेटा चाहिए तो कंपनी के डेटा में क्लिक करो, तो इन्फोसिस में क्लिक करो। फिर यहाँ आपको ये रहा, ये ऑर्डर बुक दिखाई दे रहा है सर, हेलो, देखो सर दो पॉइंट है यहाँ पर, एक डेली वोलेटिलिटी का और एक एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी का, दिखाई दिया। प्लीज टेल मी सर, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? सर ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी इस तरह से आप जो भी डेटा आपको मिलेगा, ठीक है, जो भी डेटा आपको मिलेगा उस हर चीज का आप खुद से वोलेटिलिटी कैलकुलेट भी कर सकते हो, उसका एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी का भी डेटा मिलेगा। और आपको यहाँ पर ना इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी दिख रहा है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और कुछ भी नहीं, लाइफ टाइम वोलेटिलिटी है इसका, माने अभी तक स्टॉक जितना दिन तक चला है, मानो इन्फोसिस काफी पुराना स्टॉक है, तो जब से ये आया है तब से लेके इसका एवरेज वोलेटिलिटी क्या है, ठीक है, ये लाइफ लॉन्ग, ये एनुअलाइज्ड है लास्ट एक साल का, और ये 1.61 का, ये डेली का है। तो डेली ऑन एन एवरेज इन्फोसिस 1.61% अप डाउन हो सकता है, एनुअलाइज्ड में 30% इधर उधर, 30 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, और इम्प्लाइड में 15.56% का इधर उधर हो सकता है। माने इधर उधर माने या तो अप या तो डाउन, डिपेंडिंग ऑन द बुलिशनेस और बेरिशनेस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि वोलेटिलिटी इंफॉर्मेशन को चेक भी किया जा सकता है। बट हाँ, एक चीज है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो डेटा पॉइंट से चेक करवाया, जो कैलकुलेशंस करके दिखाया, ये नॉर्मल डेटा से करवाया था, मैंने स्पॉट मार्केट डेटा से दिखा रहा था। ये जो विप्रो का डेटा मैंने यहाँ पर यूज किया था, ये एक्चुअली स्पॉट मार्केट डेटा है। आप लोग एनएसी के साइड में जो डेटा आप लोगों को मिलेगा वो एक्चुअली ऑप्शंस का मिलेगा। नॉर्मली फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ही डेटा अवेलेबल होते हैं वोलेटिलिटी का, कैश मार्केट का डेटा अवेलेबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। सो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मैं फिर भी आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ कि नॉर्मली इसका डेटा वोलेटिलिटी, डेली वोलेटिलिटी विप्रो का कितना निकला था हम लोग के यहाँ पर 1.47। एनुअल वोलेटिलिटी क्या आया था, एनुअल वोलेटिलिटी आ गया 28%, ठीक है।
अब मैं आपको एनईसी का डेटा से चेक कराता हूँ, जो पुराना डेटा से लिया गया, ठीक है। ये हिस्टोरिकल डेटा है, मैंने हिस्ट्री मतलब 2015-16 का आसपास का टाइम का डेटा है। उस टाइम पे जो एनईसी का साइट का ऑर्डर बुक देखने को होता था, उसमें भी आपको, इवन आप लोग जब क्लास स्टार्ट किए हैं, एक्चुअली ये ओल्ड साइट तो अभी अभी डिसमेंटल हुआ है, मतलब 1 अप्रैल से न्यू साइट आया है, उससे पहले तक ओल्ड साइट अवेलेबल था। तब भी मैं आप लोगों को इस तरह का ऑर्डर बुक शो करता था। आप अगर आप लोग फ्यूचर का क्लास करोगे तो मैं आपको ऐसा ही ऑर्डर बुक दिखाया होगा, मतलब इस करेंट बैच का ही बात करूँ तो डेली वोलेटिलिटी आप देखो यहाँ पर 1.34 ये मैच कर गया। 1.34 नहीं, सॉरी, थोड़ा सा हम लोग का कितना है सर, हम लोग का कितना आया 1.47, और परसेंटेज पे हम लोग का आया 28%, बट ये बता रहा है 25%। तो देयर इज ए लिटिल बिट डिफरेंसेस। क्यों डिफरेंसेस क्यों है सर? बिकॉज इनका डेटा फ्यूचर का डेटा से है और हमने जो डेटा यूज किया था वो स्पॉट मार्केट डेटा से। तो आप लोगों को पता है ना सर कि फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस में डिफरेंसेस होते हैं। जैसे ये देखो, ये 583.55 जब ये डेटा चल रहा था, ये फ्यूचर डेटा है, ये ऑप्शन डेटा है, सॉरी फ्यूचर डेटा है, सॉरी फ्यूचर डेटा। ये देखो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में लिखा है स्टॉक फ्यूचर्स, तो फ्यूचर डेटा है। और अंडरलाइन चल रहा है 583.70 और ये चल रहा है 583.55। तो देयर इज अ डिफरेंस इन मैथ्स, है ना, डिजिट में डिफरेंसेस है, तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकता है। तो जो भी हो, लेकिन सिमिलर इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते, सिमिलर इंफॉर्मेशन आप वोलेटिलिटी के ऊपर चेक कर सकते। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, स्लाइट डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि वोलेटिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है एक्सेल सीट में। हाँ सर, समझ में आया कि नहीं? एनुअल वोलेटिलिटी एज वेल एज डेली वोलेटिलिटी, प्लीज टेल मी सर। हो जाएगा ऐसे डिजाइन? और वोलेटिलिटी का बेसिक एप्लीकेशंस का भी आपको आइडिया लग गया हो कि वोलेटिलिटी और कुछ भी नहीं, मार्केट में एक पर्टिकुलर स्टॉक, निफ्टी, व्हाटएवर, चाहे इंडेक्स हो या स्टॉक हो, वो कितना फ्लक्चुएट कर सकता है एक दिन में, एक साल में, आप चाहो तो 6 मंथ्स में निकाल लो, 3 मंथ में निकाल लो, आपके मर्जी, बट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन एनएससी का अपना रिसर्च है, आप खुद का रिसर्च बना सकते हो अपना एक्सेल सीट बना के। बोलो सर, होगा कि नहीं होगा? কিরে হবে কি হবে না? হ্যাঁ দাদা। हो जाएगा ना सर? तो आप लोग प्लीज कोई भी डेटा पॉइंट ले लो अपने हिसाब से, करेंट डेटा लेना सर। करेंट डेटा लेके मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग एचडीएफसी में करो सर, ठीक है। ऐसे एचडीएफसी में एक मुझे रिसेंटली एक मैं चेक कर रहा था, एचडीएफसी में रिसेंट एक मुझे मतलब ग्रोथ भी दिखाई दे रहा है। एचडीएफसी में एक मूवमेंट आ सकता है सर। जो लोग एचडीएफसी के बारे में सोच रहे हो वो सोच सकते हो। कैंडल भी कुछ कह रहा है एचडीएफसी में, कैंडल कुछ कह रहा है क्या? अभी तक तो कुछ प्रॉपर कैंडल नहीं दिखा, बट चांसेस है सर, एचडीएफसी में एक मौका बन रहा है, ठीक है। आप लोग ऑब्जर्व करो, अगर प्रॉपर कैंडल वगैरह दिखे तो कर सकते हो। आप चाहो तो किसी भी डेटा पॉइंट में, चाहिए एचडीएफसी मैं एचडीएफसी बैंक लेना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ बोलो, क्यों কিছু বলছে, बोलो बोलो sir। বলছিলাম ওদের যেহেতু এই মার্চ মার্চ হচ্ছে ওই জন্য কি প্রফিটেবল সিচুয়েশন আসতে পারে? ফল করবে না, মানে বেসিক্যালি লং টার্মে মুভমেন্ট দেবে, এই যে আজকে হ্যাঁ মানে ডি ওটাই দিয়েছে। বলছি হচ্ছে তো তাহলে তো প্রফিটেবল সিচুয়েশন তো হতেই পারে। प्रॉफिटेबिलिटी देख मार्च করলে जब दो दो बड़ा कंपनी मार्च करता है तो ऑब्वियस बात है कि प्रॉफिट से ज्यादा चिंता ये होता है कि बैलेंस शीट काफी ज्यादा मतलब किसी के लिए फंडामेंटल है कि, क्योंकि देखिए एचडीएफसी का बैलेंस शीट होगा, एचडीएफसी बैंक का अलग बैलेंस शीट होगा, है ना। एचडीएफसी क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये हाउसिंग लोन देते हैं। एचडीएफसी क्या है? एचडीएफसी बैंक क्या है? एक कंप्लीट बैंक है, ठीक है, जो हर तरह का लोन प्रोवाइड करते हैं, जो एक प्रॉपर बैंकिंग फंक्शन है। एचडीएफसी सिर्फ होम लोन के बेसिस में अपना बिजनेस बनाया है। तो दो बड़ा, ये भी अपने लेवल में बहुत ही बड़ा है और ये भी अपने आप को काफी डेवलप किया है। तो दो बड़ा हस्ती जब मार्च करता है ना,
तो इसका बैलेंस शीट मार्च करेगा तो एक पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मार्केट को इन दोनों के बीच में मैं जितना समझ पा रहा हूँ, इवन आज भी वही हुआ है सर, आज भी वही देखने को मिल रहा है। मार्केट को ये पॉजिटिव लग रहा है। ऐसे तो ओवरऑल मार्केट कंडीशन ऑप्टिमिस्टिक है, बट मार्केट इसको ज्यादा नेगेटिव नहीं ले रहा है। इसीलिए मैं बोला आप लोगों को कि आप लोग इसको ऑब्जर्व करना। एक मारूबुजू फॉर्म हुआ है सर, एक मारूबुजू फॉर्म हुआ है, आप दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये कौन सा कैंडल है देखो, टाइप ऑफ मारूबुजू ही लग रहा है मुझे, हल्का सा एक है कैंडल, हल्का सा है, बट ये मारूबुजू ज्यादा है। माने मार्केट में एक पॉजिटिव मूवमेंट का चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है। आप लोग इसको ऑब्जर्व करो सर, और हो सके तो लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चांसेस इज वेरी हाई। इवन आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक कर लो, ठीक है, आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक कर लो, मूविंग एवरेज चेक कर लो, जो चेक करना है चेक कर लो। चलो आप लोग एवरेज लाइन से, मूविंग एवरेज से लाइन से भी चेक कर सकते हो, इंडिकेटर लगा के देखो ना एवरेज से। क्या करें, एमए क्रॉस, चलो एमए क्रॉस से देख लेते हैं, या फिर आप सिंपल एमए लगाओ, ईएमए लगा दो। कहीं ना कहीं करंट जो एरिया है, ठीक है सर, करंट सिचुएशन से आगे है, मैंने मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट पॉजिटिव है, तो ये भी एक एरिया बन रहा है। मैं सिंपल चीज़ों से आपको एनालिसिस कर रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हो, बट मैं आपको बेसिकली फंडामेंटल अप्रोच से बताया। बाकी आपको टेक्निकल जो भी आप लोग अभी तक सीखे हो उसकी बेसिस पे भी इसको, HDFC बैंक पे एक मौका बन रहा है। ओके सर, सर आज का क्लास मेरा इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को वेगा सिखाऊंगा, ठीक है, कल, टुमारो, ठीक है, कल के क्लास में वेगा करूंगा, और एक और बहुत इंटरेस्टिंग वेगा के साथ और भी चीज़ें बताऊंगा। बाकी चर्चा कल करेंगे। ओके सर, ओके दादा, ओके दादा, बाय। ओके बाय। ओके सर। बाय क्या? बाय सर, बाय बाय। लक्ष्य सर। बाय सर। हाँ।